रखना। आया समझ में? क्यों लिखाया हूं? जिस दिन पूछेगा अंतस्थ वर्ण होते हैं उस दिन पहला ऑप्शन कौन सा देगा? ये तो सबसे लास्ट में देगा। और अपन किसी भी चीज के प्रति इतने भावुक होते हैं, पूछो ही मत, बहुत ज्यादा भावुक। दिखा और तुरंत ये लो, एक नंबर तो अपने फिक्स आ गया। कहाँ जाएंगे अपन? इसी के साथ। जाना किसके साथ था? फिर वही तो ऐसे बच्चे तो होते हैं जो ये कहते हैं पेपर दे के तब तो 100 नंबर थे, आंसर की आती है तो 85 उन्हीं के हो जाते हैं। लिखो, करो बेटा एंट्रीज। बता रहा हूं प्रश्न किस तरीके का बन के आता है, ये भी ध्यान रखा करो। पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये पता होना चाहिए प्रश्न किस किस हिसाब से बन सकते हैं, किस किस पैटर्न से बनकर के पेपर आ सकता है, सारा पता होना चाहिए। देखो आगे बात करें तो नंबर आता है उष्म या शुष्क व्यंजन। कौन सा आता है? उष्म या शुष्क व्यंजन का नंबर आता है। और उष्म या शुष्क जो व्यंजन होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? ध्यान रखना, इसमें जो 4 व्यंजन होते हैं वो ये होते हैं। अब इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, इसमें अपन टेंशन में आए। टेंशन में क्यों आते हैं? याद तो सबको रहता है, याद क्या नहीं रहता? इनका क्रम। क्या याद नहीं रहता? ध्यान रखना, अपने को मुख्य चीज क्या याद रखनी है? क्रम। ये तो याद है भाई, 3 से आते हैं, रह आता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सा से पहले आता है कौन सा बाद में आता है। ठीक है ना? करो एंट्रीज। प्रश्न यही पूछेगा शुष्क या उष्म व्यंजन कहलाते हैं, और चौथा ऑप्शन ये देगा, पहला ऑप्शन इनमें से छेड़ेगा आगे पीछे। तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिस दिन टॉपिक पूरा होगा हल करने के लिए। लिख लिए? अब बताओ 25 कौन से पढ़े अपन ने? अरे 25 स्पर्शिया वर्गीय व्यंजन पढ़ लिए। 4 कौन से पढ़े? अंतस्थ। 4 कौन से पढ़े? उष्म या शुष्क व्यंजन। बताओ 25 और 4 29 और 4 बोलो 33 व्यंजन हुए कि नहीं हुए? बोलो 11 स्वर भी पढ़े कि नहीं पढ़े? बताओ कुल कितने हुए अपने? मूल वर्ण कितने हुए? मूल वर्ण तो पढ़ लिए ना। अब जो पढ़ेंगे अपन, आपके जो 52 और 44 का डिफरेंस था ना 8, वो जब अपन अब व्यंजनों का विभाजन पढ़ेंगे तब वो 8 आपको और नए देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? देखो सामने, अब अपन पढ़ेंगे व्यंजनों का विभाजन। किनका विभाजन? व्यंजनों का विभाजन। देखो सामने आराम से। अब जितना मैं पढ़ा दिया ना व्यंजन, यदि किसी बच्चे को आप इतना ही पढ़ाओगे ना, वो कहेगा वाह क्या गुरुजी थे। ऐसे गुरुजी भगवान सभी को दे। क्यों? उसने इतना ही पढ़ा था, और इतने में से एग्जाम में कभी काम नहीं चलता, क्योंकि अपन 8वीं क्लास में नहीं है, अपन कंपटीशन की तैयारी करें। अपने पास पूरे हथियार होने चाहिए, कोई सा भी युद्ध हो जीत के आने चाहिए। अब व्यंजनों का विभाजन पढ़ेंगे, आज से पहले कभी पढ़े नहीं, ये नाम कहाँ से आ गए? पहले बार पढ़ेंगे तो अपने को क्या लगेगा? कठिन लगेगा ना। बच्चे क्या कहेंगे? नहीं गुरुजी थोड़ा लेवल से ऊपर था, समझ में नहीं आया। अरे पता था तभी तो पढ़ाए थे ना वो लेवल से ऊपर। उनको पता है पेपर कहाँ से बन के आएगा। उठा के देखना PSI का पेपर, उठा के देखना CET की हिंदी किस लेवल की बन करके आती है, और उठा के देखना ग्रेड वगैरह की हिंदी। जब प्रश्न
जिस दिन आ जाता है ना 40%, यह समझ जाना हिंदी ऐसी आएगी कि भले भले टीचरों को भी नहीं आती। ध्यान रखा करो इस चीज़ का। और अधीनस्थ बोर्ड इस चीज़ के लिए जाना जाता है हमेशा, पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए। देखो सामने व्यंजनों के विभाजन पे बात करें, व्यंजनों का जो विभाजन करेंगे अपन, ये करेंगे मुख्य रूप से दो प्रकार से। देखो ये कर दिए दो प्रकार से, ठीक है। एक तो होता है अपने उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? और एक होता है अपने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। किस पे होता है? एक तो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा कौन सा होता है? मुझे तो ये बता दो आप में से कोई भी, ये क्या लिख रहा है? बताओ प्रयत्न किसे कहते हैं? बताओ प्रयत्न किसे कहते हैं? राइटिंग सही समझ में आ रही है क्या? राइटिंग तो अपनी बहुत शानदार है वैसे ही। बताओ प्रयत्न किसे कहते हैं? बता दिनेश। प्रयत्न बताऊं? अपन पढ़ रहे हैं व्यंजनों के अंदर और उच्चारण प्रयत्न के लिए बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, व्यंजनों या वर्णों को बोलने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसी को क्या कहते हैं? ठीक है ना। अब देखो पहले विभाजन देखते हैं इधर से। उच्चारण स्थान के आधार पर बांटते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अपन बात करें, उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले तो आता है कंठ। कंठ के बाद में आता है तालु। तालु के बाद में आता है, क्या आता है? मूर्धा, ना कि मुर्दा। मुर्दा देखना हो ऐसे में चले जाना सीधे ही, जैसे जाओगे नीचे मुर्दा करी है, देख लेना। यहाँ तो क्या देखना है? मूर्धा। बताओ मूर्धा कहाँ होती है? पता नहीं, बोलो टे। टे बोलो टे। आपकी जीभ जहाँ टच हो रही है ना वही मूर्धा है। खुद ही अनुभव कर लो बोल बोल करके, ठीक है। देखो एक होता है दंत्य, एक होता है ओष्ठ्य। कौन सा होता है? और एक होता है दंत्योष्ठ्य। कौन सा होता है? आपको इसके नीचे ही लिखना है, मैं सामने लिख रहा हूं, लिख दूं? देखो कौन कौन से पढ़ लिए अपन? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। इसके बाद में एक पढ़ेंगे अपन पार्श्विक। कौन सा पढ़ेंगे? पार्श्विक। एक पढ़ेंगे अपन प्रकंपित। कौन सा? या लुंठित। कौन सा पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे अपन जिह्वा मूल्य। कौन सा पढ़ेंगे? जिह्वा मूल्य। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 3 9। तो बताओ उच्चारण स्थान के आधार पर अपन कितने भागों में पढ़ेंगे? 9 भागों में। अब इतना कोई पढ़ाता नहीं है और बच्चों को पसंद आता नहीं है। अब वो ये पूछ ले कि बताओ हमारे को पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो बच्चा वहां से फ्री हो जाता है। इधर देखो, इधर बात करें अपन उच्चारण स्थान के आधार पर। लिखो मत भाई, मैं लिखा दूंगा आराम से, समझो। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर बात करें तो इनको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में?
दो भागों में। एक तो बांटा गया था आभ्यंतर प्रयत्न, कौन सा, और एक बांटा गया था बाह्य प्रयत्न, कौन सा। एक तो बांटा गया आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा कौन सा बांटा गया, वही बात, ये कहते मेरे को बांटो अलग अलग में, इसको बांटेंगे, कह रहा है खुद। देखो इसको बांटेंगे अपने, तो इसके अंदर सबसे पहले जो आएगा वो आएगा स्पर्शी व्यंजन। कौन से आते हैं, सुन लेना मैं बोल क्या रहा हूं, अपन सुनते थोड़ा ऊंचा है कई बार। पहले क्या पढ़ाया था मैं, स्पर्श, अभी क्या लिख रहा हूं, देखो नंबर 2, संघर्षी व्यंजन। नंबर 3 बात करें, नंबर 3 पे कौन से आएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये तो आएंगे। देखो ये स्पर्शी व्यंजन है, ये संघर्षी है और ये स्पर्श संघर्षी है। अगला आएगा संघर्षहीन, कौन सा आएगा, संघर्षहीन व्यंजन। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, आएगा भी थोड़ी देर बाद में। एक पढ़ेंगे अपने वत्सरीय व्यंजन, कौन से पढ़ेंगे, ठीक है, एक मिनट। देखो इधर एक तो पढ़ेंगे अपने, एक तो अपन पढ़ेंगे वत्सरीय व्यंजन, कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है। एक अपन पढ़ेंगे काकल्य व्यंजन, कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है। और एक तीसरा कौन सा था, जिह्वा मूल्य, कौन सा था, जिह्वा मूल्य व्यंजन। इधर अपन बात करें, इधर अपन कौन कौन से लिखे, पहला तो कौन सा लिखे अपन, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है ना। पहला तो कौन सा लिखे अपन, स्पर्शी आभ्यंतर प्रयत्न। बताओ पहला तो कौन सा लिखे, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा कौन सा लिखे, संघर्षी व्यंजन। तीसरा स्पर्श संघर्षी, यही लिखे ना। बताओ अगला कौन सा आएगा, संघर्षहीन, कौन सा आएगा, संघर्षहीन व्यंजन, कौन सा आएगा, संघर्षहीन व्यंजन। इससे आगे बात करें तो इससे आगे आपके जो आता है वो आता है पार्श्विक व्यंजन, कौन सा आता है, कौन सा आता है, पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन के बाद में जो आता है वो आपका कौन सा आता है, प्रकंपित, कौन सा आता है, या लुंठित व्यंजन, कौन सा आता है, लुंठित व्यंजन। इधर लिख देता हूं, एक आता है आपके नासिका व्यंजन, कौन से आते हैं, और इसके अलावा जो एक आता है आपके वो आता है उत्क्षिप्त, कौन से आते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। किसके आधार पर पढ़ेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न। अब कौन सा बच गया, बेटा इतना पढ़ना पड़ता है, तब नहीं पढ़ने वाले बच्चों को कैसे सही लगे। वास्तविकता है टीचर को खुद को आता नहीं है तो टीचर पढ़ाता नहीं है, वो भी ये देखते हो पूरी पढ़ा दो, क्यों टेंशन लेनी, क्यों दिमाग लगाना इतना। देखो बाह्य प्रयत्नों को 2 भागों में बांटेंगे, कितने भागों में, एक तो बांटेंगे अपने प्राण तत्व के आधार पर, किसके आधार पर, प्राण तत्व के, और एक बांटते हैं अपने स्वरतंत्रियों में
स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर बांट दिए। रुको अभी, इनको भी कितने भागों में बांटेंगे? जिसका मैं नाम लिखूंगा और आप कहोगे अच्छा ये यहां जाकर के प्राप्त होते हैं क्या? दोनों 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। एक तो चलता है आपका अल्प प्राण, कौन सा चलता है? और एक चलता है, बेटा कई बार प्रश्न आ गए, यहां से ध्यान रखना। अब अपन डायरेक्ट किसी के प्राण निकाल दें, प्रोसेस है क्या भाई? वो धरती पे जन्म ले, कहते चल, पॉसिबल है क्या ऐसा? उसको जिंदगी दिखाओ पूरी, उसकी सारी अवस्थाओं से गुजारो। शैशव अवस्था भी दिखाओ, बाल्य अवस्था भी दिखाओ, किशोर अवस्था भी दिखाओ, वृद्धा प्रौढ़ावस्था भी दिखाओ, और बाद में करो उसके लड्डू। पहले क्यों करते हो? इधर देखो, इसको भी दो भागों में बांटा जाएगा। एक तो बांटा जाएगा आपके अघोष, कौन सा? और एक बांटा जाएगा आपके घोष या सघोष, कौन सा? घोष या। ये बेटा व्यंजन पढ़ेंगे ना यहां तक, तब जाके ये कहना कि हमारे वर्ण विचार पूरे हो गए। अब आपके नोट्स भी रखो और हमारे नोट्स भी रखते हैं। अब तुलना करो, किसका मैटर ऐसा है कि राजस्थान का कोई सा भी एग्जामिनर पेपर बना दे हिंदी वर्ण विचार से, वो कितना भी दिमाग दौड़ा दे अपना, उसके चाचा जी वैसा प्रश्न नहीं ला सकते जो आपके नोट्सों से बाहर जाएगा। वास्तविकता है कि नहीं है? मैं चाहता आपको, या मेरे को मैनेजमेंट कहता आपको के लिए, हम इतना भी कर सकते थे, पढ़ो रे बाह्य प्रयत्न, अल्प्राण, माँ प्राण, घोष अघोष, ये कुछ नहीं पढ़ा था आपको। इधर ये सब पूरे थे, ये तीनों ही नहीं बताता मैं आपको, यहां तक बता करके कंप्लीट कर देता। ठीक है ना? ऐसा का ऐसा चार्ट बना लो आपकी नोटबुक के अंदर, याद रहे किसके आधार पर कौन से। अरे रहती है तो आप मेरे इस पेन से मोटा लिखता है, आपके से बारीक लिखेगा, सब पता लगता है। सब लिखो अच्छी तरीके से, एंट्रीज करो, फिर अब एक एक को पढ़ेंगे अपन, तब आएगा मजा अपने को, एक एक को पढ़ेंगे तब। ये बात है। इधर हो जाऊं, हेडिंग लगाओ व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों को विभाजन को दो भागों में बांट दो। कैसे बांट लो आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे वैसे बांटो, इससे जरूरी नहीं ऐसा नक्शा बनाओ। ये तो इसलिए है कि इसमें अच्छा लगता है अपने को, इसलिए कह रहा हूं, ऐसा बनाओगे तो सही रहेगा। फिर एक तरफ लिखना किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा लिखना उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। फिर लिखना उच्चारण स्थान के आधार पर सभी के इनके नाम, नीचे तक ले लेना, मेरे पास तो जगह नहीं थी। ठीक है ना? और फिर लिखना उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। फिर इसमें भी दो टूक करना, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। फिर ये लिखना आभ्यंतर प्रयत्न और ये लिखना बाह्य प्रयत्न। देखने वाले का दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ा क्या रहे हैं इनको। इस मंच से आपके साथ पढ़ाई के संबंध में कभी धोखा नहीं होगा। दसवीं की क्लास में इतना मैटर नहीं है, उठा के देखना आप 10वीं की 10th की किताब को। या आपके घर में कोई भी सिस्टर भैया वगैरह तैयारी कर रहे हो ग्रेड की, ग्रेड फर्स्ट हिंदी से, उनको दिखाना ये मैटर, वो बताएंगे इस मैटर का क्या महत्व आपके एग्जाम के लिए।
बोर्ड तो डिजिटली होना चाहिए पढ़ाने के लिए, मज़ा ही आता है पढ़ने में। अभी तो कर दिया आपके लिए ऑनलाइन। और लास्ट में आपको एक बात कह के जाऊंगा, आज के बाद में आप हिंदी के बहुत बड़े दीवाने हो जाओगे लास्ट में। और वो बात हर किसी को कहा करो जो भी हिंदी नहीं पढ़ता हो। आपके तो हाथ में दर्द हो गया होगा लिखता लिखते, है ना? देखो मैं कितना याद रखता हूँ दिमाग में। क्या मम्मा के पेट थोड़ी सीख के आया था, सीखा तो बाद में ही था ना। और इससे भी तगड़ा मजा आएगा अपने को जब अपन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ेंगे। लिख लिए क्या आप? लिख लिए? पीछे से ये गुड़िया लिख रही है ना। तेरा क्या, तो रिवीजन कर रही है वैसे भी। तो पढ़, तब तो तेरे को बुलाए हम रिवीजन करने, नहीं फिर वैसे ही सर आएंगे पढ़ाने वाले। अपने पढ़ाए हुए बच्चों को कोई सर्टिफाइड कर दे पढ़ा करके, हो ही नहीं सकता। कर दें क्लियर? अपने बच्चे संतुष्ट कभी नहीं होते अपने से पढ़े हुए। कर दें क्लियर? चलो लिख लो आराम से। देखो कल अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। कंठ में कौन कौन से आएंगे, तालु में कौन कौन से आएंगे, मूर्धा में कौन से आएंगे, दंत्य में कौन से, ओष्ठ्य में कौन से, दंत्य ओष्ठ्य में कौन से। अब यदि आपको आता है, ये तो मैं भी जानता हूं, कह दोगे कंठ ये रहा, तालु ये रहा, मूर्धा ये रहा, दंता बता दोगे। यदि किसी बच्चे को आता है, नहीं बोलना, यदि किसी बच्चे को आता है तो अपने विचार मेरे साथ शेयर करें कि बताओ वत्सरीय कौन सा स्थान होता है। वत्सरीय, वत्सरीय कौन सा स्थान होता है? अपने मसूड़े जानते हो क्या? 5 ऐसी चीजें लिखाऊंगा, वर्ण लिखाऊंगा जो अपने मसूड़ों की सहायता से बोले जाते हैं। किन की सहायता से? वो तो होते हैं वत्सरीय, और उनकी शर्त होती है, वो मूलतः तो अपने वर्ग में ही आते हैं। जैसे मैं लिखा दिया न, तो न किस लाइन में आता है? तय की लाइन में आता है। तय की लाइन किस में आएगी? दंत्य में। लेकिन यदि ऑप्शन में दंत है ही नहीं तो कहाँ चले जाओगे? वत्सरीय में। एक होता है काकल्य, ये बताओ कौन सा स्थान होता है? और आप जानते हो उसको, बहुत बिंदास तरीके से जानते हो आप, बताओ। अपने कंठ होता है ना, कंठ, इस कंठ का जो मूल भाग होता है, अपने ग्रामीण परिवेश में कई बार सुनते हो इसके कागली नहीं है, तब ऐसे बोलता है, वही कागली है ये अपनी भाषा में। और इसकी तो पूछो ही मत, इसकी तो खान ही अलग है, जिह्वा मूल्य। और जिह्वा मूल्य होता है जिह्वा के मूल भाग से बोलता है। और ये याद करने की जरूरत आपको याद है, बस थोड़ा सा
बताऊंगा और आपको याद होगा और जिंदगी में नहीं भूलोगे। प्राण निकल जाएंगे ना तब तक तो भूलोगे नहीं, बाद में मैं कहूँगा नहीं। क्योंकि जिह्वा मूल्य में ऐसे वर्ण आएंगे जिनके नुक्ता होंगे। क्या होंगे? जिनके नुक्ता होंगे वो सब किस में आएंगे? नुक्ता लगे हुए वर्ण होते हैं जो उर्दू में काम आते हैं आपके, जैसे ये है, ये तो क्या है? व्यंजन। लेकिन यदि इसके नीचे ये आ गया ना, ये ये जो है आपके 6, ये है जिह्वा मूल्य। कौन से हैं? इनके नुक्ते होते हैं, और जिनके नुक्ते लगे हुए होते हैं वही कौन से होते हैं? तो कल अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इधर से आप पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो हल्का सा बताता हूँ, फिर कल एक बार और पढ़ेंगे तो सही समझ में आएगा। ये पार्श्विक व्यंजन होते हैं ना, पार्श्व का अर्थ होता है बगल। क्या होता है? और एक ऐसा व्यंजन भी होता है जिसका अपन उच्चारण करें, जैसे उस व्यंजन का उच्चारण करेंगे, और व्यंजनों के उच्चारण में क्या उत्पन्न होता है? अवरोध। जैसे ही उस व्यंजन को बोलेंगे, अपनी जो जिह्वा है वो बिल्कुल बीचों बीच आकर के खड़ी हो जाती है, और अपने अंदर से जो प्राणवायु निकलती है ना मुख विवर से, वो उसके दोनों छोर से निकलती है, सामने से नहीं निकलती, क्योंकि बीच में तो वो खड़ी रहती है। तो अपने जो मुख विवर से जो प्राणवायु निकलती है वो दोनों छोर से निकलती है। बताओ ऐसा कौन सा व्यंजन है? बोल लो रे, आप ही का मुंह है, और मैं बोलूंगा फिर कहोगे ओहो सर पता तो था। बोलो ले बोलो ले में आपकी जीभ बिल्कुल सीधी खड़ी होती है बीचों बीच। ऐसे कतराई कर ले तो जीभ बाहर निकाल कर नहीं भूलेगा, जीभ ऊपर टच होगी, सीधी होगी, होती है ना ले। और उसके जो दोनों पार्श्व होते हैं ना, बगल बोलते हैं, पार्श्व क्या बोलते हैं? बगल। दोनों छोर से जो वायु निकलती है वो ऐसा कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन। ध्यान रखना, जिस दिन एग्जाम में छप गया ना उस दिन बच्चे फ्री हो जाएंगे, और वास्तविकता में ये प्रश्न आया हुआ है। एक है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। कौन सा होता है? प्रकंपित और लुंठित व्यंजन ऐसा होता है कि जिसको अपन बोलेंगे ना, तो जैसे बेलन होता है ना, बेलन लुढ़कता है, वैसे अपनी जीभ लुढ़कती है। अपनी जीभ में कंपन पैदा होता है। जैसे आप देखते हो अपने शादी ब्याह में डीजे लगता है, और जब वो डीजे का फ्लोवर लगता है ना आगे डांस करने के लिए, उस पर अपन खड़े रहते हैं, भाई देखा आवाज़ चेक कर लें, और जब वो बेच देता है ना नीचे से आवाज़ के, तो जैसे वो कंपन करते हैं ना, ऊपर अपन भी खड़े महसूस होता है भाई कंपन हो रहे हैं अपने, वैसे ही आपकी जीभ कंपन होती है। एक ऐसा भी व्यंजन है, बताओ कौन सा है? उसको थोड़ा लंबा बोलना, रे बोलते हो ना तो हल्की सी अपनी जीभ ऊपर नीचे होती है, रे हल्की सी आती है। अब कई बार रे क्या कर रहे? रे बोलो उसको सही शुद्ध रूप से, उसके साथ अपनी जीभ क्या होगी? कंपन करेगी। तो ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखना। अब इनमें शर्त क्या रहती है? इनमें शर्त ये पूछ लेता है, कई बार ग्रेड वाले बच्चों को पूछ लेता है, तो बड़ी बात नहीं है, आपके भी पूछ सकता है। ये पूछे कि आभ्यंतर प्रयत्नों में या लुंठित व्यंजन, ये पूछे आपको कि व्यंजनों को लुंठित व्यंजन नाम किसने दिया? तो लुंठित तो किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने। भाई रे को लुंठित व्यंजन किसने कहा? और रे को प्रकंपित व्यंजन किसने कहा था? भोलानाथ तिवारी। किसने कहा था? ये खुद गुरुजी को आते नहीं है, गुरुजी बताते हैं नहीं। ये था आपका आज क्लास का मैटर, ठीक है। अब ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे कल। लास्ट बात, कई लोग आपको ये पूछ लेते हैं कि बेटा ये बताना आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, पूछ लेते हैं ना अपने को, या कैसी कट रही है, पूछते हैं टट कर पता कौन सा मैं जाना जाए। तो ध्यान रखना, एक ही बात कहनी है जब तक जॉब नहीं लगे, कि नहीं ये तो कहना ही नहीं, फिर दोबारा पूछेगा 5-7 दिन बाद में। एक ही बात कहना कि भाड़ में जाए इश्क और आग लगे मिठास में, भाड़ में जाए इश्क और आग लगे मिठास में, जिंदगी कटनी चाहिए संधि और समास में। ध्यान रखना, ठीक है ना? ध्यान रखना। थैंक यू, जाओ।